वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। एक कंसेप्ट आप जब हम ये चैप्टर हमने जब शुरू किया, चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हमें एक कंसेप्ट जो था वो बार बार स्टडी करने को मिला। उसके बारे में बार बार जिक्र हुआ, वो था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपको याद होगा मैंने कंपाउंड के बारे में आपको बताया, मैंने आपको मिक्सचर के बारे में बताया। तो जब कंपाउंड और मिक्सचर आप टर्म्स समझ रहे थे तो इसमें बहुत बार फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये दो टर्म्स जो थे बार बार यूज़ हुए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वुड कटर कट अ ट्री। एक वुड कटर ने क्या किया, एक ट्री को काट दिया। ठीक है, लॉग्स में चेंज कर दिया, या लॉग्स को काट के उसने छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर दिए। तो दिस इज फिजिकल चेंज। देखने में जो चीज़ चेंज हो गई, ठीक है, ये है फिजिकल चेंज। सो दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंसेस चेंज बट नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होगी, इसमें देखने में एक चीज़ जो थी वो चेंज होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, लेकिन किसी नए सबस्टेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब आप में से कई बोलेंगे कि यही वुड कटर ने जब वुड काट दिया तो कारपेंटर ने इस वुड को एक नई शेप दे दी और चेयर बन गई। ठीक है ना। तो आप में से कई पूछेंगे कि क्या सर ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी भी जिस चीज़ को बनाया गया वो बेसिकली वुड से बनी हुई है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए ये फिजिकल चेंज ही है। लेकिन यही वुड, व्हेन इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, okay, when it is burned in the presence of oxygen, it gives out carbon dioxide, it gives out heat. So this is physical, this is not physical change, this is chemical change. Chemical change में आपने सुना होगा कि हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हीट की एवोल्यूशन हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ चेंज एज chemical change. So there are two types of changes, physical change and chemical change. What happens in a physical change? In a physical change, only the physical properties of the substances change. No new substances are formed. But when we say chemical change, these are the changes in which new substances are formed. Okay, for example, let us take an example again. When you burn coal in oxygen, it gives out carbon dioxide. So carbon dioxide is an entirely different substance. ठीक है ना, ये ना तो कार्बन से मिलता जुलता है ना ऑक्सीजन से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है वो it is a combustible substance. Coal, coke is a combustible substance. Oxygen is a supporter of combustion. But we get carbon dioxide when coal is burned in oxygen. So carbon dioxide is neither a combustible substance nor a supporter of combustion. तो दिस इज केमिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी आप फिजिकल चेंजेस में एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने ये वाटर है, ठीक है जी, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, आइस सॉलिड फॉर्म में, और वेपर्स गैशियस फॉर्म में। वाटर अगर फ्रीज होता है तो आइस की फॉर्मेशन होती है, आइस अगर मेल्ट होता है तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, वाटर इवेपोरेट होता है तो वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, वेपर्स कंडेंस होते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। और एक और चीज़ आपको पता है, कभी कभी सॉलिड्स के बारे में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सॉलिड्स भी जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, वी कॉल इट सब्लिमेशन। ठीक है जी, तो सब्लिमेशन का फिनोमेना भी आपने पढ़ा। तो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन, क्योंकि आप चाहे आइस की बात करें, चाहे आप वेपर्स की बात करें, चाहे आप वाटर की बात करें, इसका केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहने वाला है, सिर्फ फिजिकली ये चेंज होने वाला है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है। यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ से हार्ड हो जाएंगे तो ये फ्रीज होकर सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये और ज़्यादा इनके पार्टिकल्स जो हैं डिस्टेंट हो जाएंगे तो ये गैशियस फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आप देख लीजिए सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये गैशियस फॉर्म में। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वाटर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर आप फिजिकल चेंजेस के बारे में और ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप देखिए, फिजिकल चेंजेस में आप सोल्यूशन की फॉर्मेशन जब करते हैं, मतलब आपके पास वाटर है, सपोज करिए आपके पास वाटर है और आप इस वाटर में क्या करते हैं, यू ऐड सॉल्ट। तो सॉल्ट सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सॉल्ट और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अब चेंज होने वाली है। कैसे? वो वाटर जो है उसका टेस्ट डिफरेंट था, अब जब आपने उसमें नमक ऐड कर दिया उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। शुगर ऐड करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर, ये ग्लास गिरकर अगर टूट जाता है तो इट विल शैटर इनटू पीसेस, ये छोटे छोटे पीसेस में बट गया, तो फिजिकल अपीयरेंसेस की चेंज होगी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज अ फिजिकल चेंज अगेन, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है। अब देखिए इस केस में जो ग्लो है, जो रोशनी है, वो केमिकल चेंज के कारण है। लेकिन जब बल्ब जलता है तो वो एक फिजिकल चेंज है, वो एक फिजिकल चेंज है, उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वो फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का मुझे लगता है आपको अंतर जो है वो अब समझ आ रहा होगा। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये हमारे लिए एक कॉमन सी बात है, लैब में हम करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है गिवन होती है, उसको सैंड पेपर से साफ करके फिर उसको बर्न किया जाता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न की जाती है तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, आपके पास एक शीट है और आप उसे फाड़ कर फेंक देते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर आप उसे बर्न करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है। सेम आपको लग रहा होगा, ये लॉग है, अगर आप इसे काट कर छोटे छोटे पीसेस में बांट देते हैं तो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आप इसे जला देते हैं तो ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन, अगेन इट इज़ अ केमिकल चेंज। जैसे ये सेम एग्जांपल है, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये केमिकल चेंज है। एक और बड़ा ही कॉमन केमिकल चेंज है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम आम देखते हैं। कभी कभी क्या होती है, लोहे की चीज़ें जो पड़ी होती हैं उनके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ जाती है, एल्युमिनियम की चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर एक वाइट पाउडरी कोटिंग आ जाती है ना। ऐसे ही और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो ये कोटिंग जो होती है ये रस्ट की कोटिंग होती है, ये ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ये भी एक जो है वो केमिकल चेंज है। व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर फॉर अ फ्यू डेज, a brown colored substance called rust is formed on the surface of iron article. Chemically, rust is hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide, Fe2O3XH2O, ठीक है जी। क्या होता है ये? Fe2O3 XH2O, ठीक है जी। ये है Fe2O3 XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। Fe2O3 XH2O ये रस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पर XH2O इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो अ न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर इज अगेन केमिकल चेंज। यहाँ पर आयरन और सल्फर से आयरन सल्फाइड की जब फॉर्मेशन होती है, व्हेन आयरन एंड सल्फर आर स्ट्रांगली हीटेड। आपको याद होगा एक मिक्सचर का हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें आयरन और सल्फर ही आपने लिया था और मैंने आपको बताया था इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक मिक्सचर है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसी मिक्सचर को आप स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करने पर आयरन और सल्फर रिएक्ट कर जाएंगे और एक ब्लैक कलर के नए सबस्टेंस की फॉर्मेशन होगी जिसको वी कॉल आयरन सल्फाइड। वी कॉल इट आयरन सल्फाइड, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स,
ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज। आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, जब आप कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है, तो मेरे ख्याल में ये एक फिजिकल चेंज भी है। कैसे? पहले देखने में ये ऐसे था, और जब ये एशेज में कन्वर्ट होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको फिजिकल चेंज भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके, आप इसको फिजिकल चेंज भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम इसे फिजिकल चेंज क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि जब ये इस तरह का था तो इसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट थी, जब ये एशेज में कन्वर्ट हो गया तो इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो गई। ये आपने याद रखना है। आप कह सकते हैं कि सर ये, और फिर उससे ऐश में कन्वर्ट हो जाना, तो ये एक केमिकल चेंज है, नो डाउट ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल है। लेकिन कुछ बच्चे आप में से कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, तो मैं आपको बताऊं ये फिजिकल चेंज वाकई में आप मान सकते हैं, क्योंकि देखने में डिफरेंट हो गए ना, तो फिजिकल चेंज आप मान सकते हैं। लेकिन हम इसको फिजिकल चेंज जो है से ज़्यादा इसको केमिकल चेंज कंसिडर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वुड की और एशेस की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें अंतर आ जाता है, वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है जी। और बहुत सारी आप एग्जांपल ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, केमिकल चेंज। आप देखिए, और बहुत सारी एग्जांपल्स हम बात कर सकते हैं। आयरन की रस्टिंग मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक और बड़ी फेमस एग्जांपल है। रॉटिंग ऑफ अ फ्रूट, यहाँ पर बनाना लिखा है, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, ओके। मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में डाइजेशन का जो फिनोमेना होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है आपको पता है, एसिड रिलीज होता है, ओके। फिर आगे जब वो फूड जाता है तो आगे पैनक्रियास से सिक्रीशन आती है, लिवर से सिक्रीशन आती है, वो फूड के साथ मिक्स होता है, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन जो है होती है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, इट इज़ अगेन अ केमिकल चेंज। फायरवर्क्स, ये रोशनियाँ जो आपको दिखाई देती हैं, ये जो धमाके सुनाई देते हैं, ठीक है, फायरवर्क्स के दौरान, दीज आर बेसिकली जो रोशनियाँ जो दिखाई देती हैं, ये बेसिकली आपको बता दूं मैं, ये केमिकल चेंजेस हैं। बैटरी, ओके ओके, ये बड़ा कॉमन एक एग्जांपल है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, विनेगर एक एसिड है, बेकिंग सोडा मिक्सचर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दोनों कंबाइन होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो ये सब जो है ये केमिकल चेंजेस की एग्जांपल है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप ज़रूर अपने आसपास नज़र दौड़ाइएगा, कौन सी फिज़िकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है, ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा और बात कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में किस तरह से पता लगता है प्योरिटी का, ओके। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, और वो ये है कि जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनके हमेशा फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो प्योर कंपाउंड होता है, कोई भी प्योर कंपाउंड आप लेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं नैफ्थलीन की, या हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, तो उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो ज़रा हम बात करते हैं पहले इम्प्योर सॉलिड्स की। जब इम्प्योर सॉलिड्स की बात करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमेशा प्योर सॉलिड से कम होता है। आप कोई भी प्योर सॉलिड लेते हैं, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर आप प्योर सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो नया मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा प्योर सॉलिड से वो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो इम्प्योर सॉलिड्स have lower melting points than the pure solids. And why is it so? Because impurity is lower or depress the melting points. क्योंकि impurities की एडिशन जो होती है उसके कारण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं नैफ्थलीन का। नैफ्थलीन बॉल्स हम घरों में यूज़ करते हैं। जो प्योर नैफ्थलीन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 80 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप इम्प्योर नैफ्थलीन लेते हैं तो इम्प्योर नैफ्थलीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 80 डिग्री सेल्सियस से 5, 7, 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम ही होगा। तो इम्प्योर नैफ्थलीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट
प्योर नेफ्थलीन से हमेशा 5 to 10 डिग्री सेल्सियस कम से कम जो है वो कम होगा ही होगा। तो मैंने अभी अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि इम्प्योर सॉलिड्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो प्योर सॉलिड से कम होता है, ठीक है। तो दूसरा एक और आप बात करेंगे, हम इम्प्योर लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। इम्प्योर लिक्विड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा प्योर लिक्विड से ज़्यादा होता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपके पास वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आप उसमें नमक ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये कि वो बॉयल करने में इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। या आप घर में भी बड़ा कॉमन एग्जाम्पल ये है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर एक तरफ एक गिलास पानी को ले लीजिए एक कंटेनर में, ठीक है, और दूसरी तरफ एक और कंटेनर लीजिए सेम साइज़ का, उसमें एक गिलास पानी लीजिए, सेम ग्लास, ठीक है, उतना पानी लीजिए, और एक में आप क्या करें, चीनी ऐड कर दें या नमक ऐड कर दें और दूसरे को आप वैसे ही रहने दें। तो आप खुद देखेंगे कि जिसमें चीनी ऐड की है, जिसमें नमक ऐड किया है, वो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगा बॉयल करने में, शोइंग दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज हायर देन द प्योर लिक्विड्स, ठीक है। बात करेंगे कि क्या इसका कोई एप्लीकेशन भी है, क्या इसका कोई यूज़ भी है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो डे टू डे लाइफ में तो हम बहुत और तरीक़ों से पता कर लेते हैं कि कोई चीज़ प्योर है या नहीं है, लेकिन लैब वगैरह में हम एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो उसमें पता करने के और दूसरे तरीके भी होते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके पास 2 सैंपल है वाटर का, एक सैंपल ए ले लीजिए और सैंपल बी ले लीजिए। तो अगर पता करना है कि इन दोनों में प्योर वाटर किस में है, तो सिंपल सा तरीका है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो प्योर होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो इम्प्योर होगा। तो इस तरह से आप एक प्योर लिक्विड को और उसमें मौजूद नॉन वोलेटाइल सल्यूट की प्रेजेंस को देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये इम्प्योर है, ये लिक्विड इम्प्योर है, ये लिक्विड प्योर है। ये किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को चेक करके। आपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखा 100 डिग्री सेल्सियस है तो आपने कहा कि ये प्योर है। आपने देखा इसका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपने कह दिया कि भाई इसके अंदर ज़रूर कोई चीज़ जो है वो एडिड है। ये तो सल्यूट के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन अगर सपोज करो उसी के अंदर कोई मेजरेबल लिक्विड हो तब भी सेम रूल जो है अप्लाई होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन अगर उस वाटर के अंदर अल्कोहल डाला गया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। तो आपको एक सैंपल दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि किस में प्योर है और किस में इम्प्योर है, तो इसको भी चेक करने का तरीका जो है वो सेम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का तो प्योर है, लेकिन अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि भाई उसके अंदर एसीटोन है या अल्कोहल है, जो भी होगा। मतलब आप ऐसे तो पता नहीं लगेगा सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से कि क्या है, लेकिन आप ये बोल देंगे कि भाई ये प्योर वाटर जो है नहीं है। तो आई एम श्योर कि आज का कंसेप्ट जो है वो आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे पता लगता है कि कोई कंपाउंड जो है प्योर है, जिसको हमने कहा कि क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगले कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिक्सचर के, होमोजेनस मिक्सचर के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। हम मिक्सचर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सोल्यूशन के बारे में, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सोल्यूशन से रिलेटेड है। सोल्यूशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस, इनके बारे में बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी पर किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।